नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि कुछ महीने पहले भारत म्यांमार बॉर्डर से सीआईए एजेंट मैथ्यूज वैन डाइक को 6 यूक्रेनी नागरिकों के साथ पकड़ा गया था और अब भारत नेपाल बॉर्डर से एक और अमेरिकी नागरिक को पकड़ा गया है। संदिग्ध हालात में पकड़ा गया है। वो भारत से नेपाल के बॉर्डर के जरिए नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, वीजा भी नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था। एसएसबी के अधिकारियों ने जब उसको देखा और पकड़ने की कोशिश की तो वो भागकर बॉर्डर पर एक गांव में छुप गया। गांव के लोगों ने उसको पकड़कर फिर एसएसबी के हवाले किया। सवाल ये उठता है कि ये बिना दस्तावेजों के वहां क्या कर रहा था। कोई भी टूरिस्ट होता है, कोई भी विदेशी नागरिक होता है, उसके पास वीजा होना बहुत जरूरी है, वीजा के दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, कोई भी पासपोर्ट नहीं था और ये चोरी चुपके नेपाल में घुसने की फिराक में था। पूछताछ में पता चला है कि इसका नाम जॉर्डन ब्राउन है और ये जो जानकारी एसएसबी के अधिकारियों को दे रहा है पूछताछ में, वो भी बड़ी संदिग्ध है। कई तरह की बातें ही उनको बता रहा है। ये कह रहा है कि वो थाईलैंड गया था अमेरिका से और थाईलैंड में इसका पासपोर्ट गुम हो गया, किसी ने उसका पासपोर्ट चुरा लिया और फिर ये समंदर के रास्ते थाईलैंड से श्रीलंका गया और श्रीलंका से समंदर के रास्ते गोवा पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि अगर थाईलैंड में इसका पासपोर्ट गुम हो गया था, किसी ने चुरा लिया था, तो भाई वहां पर बैंकॉक में अमेरिकी दूतावास है, ये आराम से उनसे संपर्क साध सकता था और बड़ी आसानी से इसकी अपने देश में वापसी हो जाती। लेकिन इसने अमेरिकी दूतावास में जाने की बजाय समंदर के रास्ते श्रीलंका जाना ज्यादा उचित समझा। चलिए, ये श्रीलंका पहुंच गया, वहां पर भी तो अमेरिकी दूतावास है, ये वहां के अधिकारियों से संपर्क करता, इसके लिए कोई ना कोई दस्तावेज का बंदोबस्त करके अमेरिकी दूतावास के लोग इसको वापस देश भेज देते। लेकिन ये वहां पर भी अमेरिकी दूतावास नहीं गया, वहां पर भी समंदर के रास्ते भारत के गोवा पहुंच गया अवैध तरीके से, बिना दस्तावेजों के। और गोवा पहुंचने के बाद ये अब नेपाल बॉर्डर पर पाया गया। हालांकि ये भी बता रहा है कि इसका जो पासपोर्ट है वो बेंगलुरु में इसके एक दोस्त के पास पूरी तरह सुरक्षित है। भाई, पासपोर्ट जिस इंसान का होता है जो किसी दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा है, पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए। वो इसके दोस्त के पास क्या कर रहा है इसका पासपोर्ट? और खुद ये कौन से रास्ते से गोवा से या बेंगलुरु से नेपाल पहुंचा, ये भी बड़ा सवाल है। किसने इसकी मदद की और क्या इसके कोई और साथी भी हैं जो इसके साथ हैं? अभी तो ये अकेला पकड़ा गया है, लेकिन क्या गोवा से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक जो ये पहुंचा है, उस दौरान भी क्या इसके कोई और साथी थे इसके साथ जो यहां वहां अलग हो गए? इसके बारे में ये खुलासा भी हुआ है कि ये अमेरिकी नेवी में सेवाएं दे चुका है। अमेरिकी नेवी में एक जवान के तौर पर इसने अपनी सेवाएं दी हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसने नेवी में काम किया होगा उसको समंदर के बारे में सारी जानकारी होगी। शायद इसीलिए ये इंडोनेशिया से समंदर के रास्ते श्रीलंका पहुंचा और श्रीलंका से फिर ये गोवा पहुंच गया। और सवाल फिर ये है कि अगर ये गोवा पहुंच गया था किसी तरह से, तो इसने भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उससे संपर्क क्यों नहीं साधा? क्यों ये यहां वहां भटकता रहा? और अगर ये कह रहा है कि बेंगलुरु में किसी शख्स के पास इसका पासपोर्ट सुरक्षित रखा हुआ है, तो भाई पासपोर्ट इसका इसके पास होना चाहिए। ये विदेशी नागरिक है, इससे तो हर जगह पर जहां पर भी ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा, इसका पासपोर्ट और वीजा देखा जाएगा। तो ये बिना पासपोर्ट के भारत में यहां वहां घूम क्यों रहा था? कि ये मत भूलिए, जब मैथ्यूज वैन डाइक पकड़ा गया था भारत म्यांमार बॉर्डर पर, तो वो वहां क्या कर रहा था? वो वहां पर कुकी समुदाय के लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था। हाईटेक सैटेलाइट फोन उनके पास से मिला था। उसके साथ यूक्रेन के ऐसे नागरिक थे जो ड्रोन बनाने में, ड्रोन चलाने की पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे वहां के लोगों को। और यूक्रेन के ड्रोन आप जानते हैं दुनिया भर में मशहूर हैं, और आजकल किस तरह से यूक्रेन के ड्रोन
मॉस्को तक पहुंचकर वहां पर टारगेट करके हमला कर रहे हैं। उन्हीं यूक्रेनी ड्रोनों की ट्रेनिंग ये म्यांमार में लोगों को दे रहा था। भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए वहां के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। और वो भी अकेला नहीं था, यूक्रेन के 6 नागरिक उस वक्त उसके साथ थे। और बाद में ये बताया गया था कि 300 और ऐसे नागरिक भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो जॉर्डन ब्राउन है, क्या ये अकेला है या इसके और साथी यहां वहां फैले हुए हैं? किसने गोवा से बेंगलुरु, बेंगलुरु से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने में इसकी मदद की? और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बता रहा है कि ये 70 देशों में ट्रैवल कर चुका है और ये अमेरिकी नौसेना में काम कर चुका है, स्पेशल फोर्सेस के साथ जुड़ा है। अगर ये अमेरिकी नेवी के साथ जुड़ा था तो इस पर बरबस कोई कैसे भरोसा कर सकता है कि इसका पासपोर्ट गुम हो गया और इसको पता ही नहीं था कि कैसे इसका पासपोर्ट मिल सकता है, इसको पता ही नहीं था कि ये अमेरिकी दूतावास में जाकर मदद ले सकता है और भटकता हुआ समंदर के रास्ते ये अचानक से भारत पहुंच गया। क्या ये थ्योरी किसी के गले उतर सकती है? क्या कोई मान सकता है कि ये आम नागरिक है जो भटकते हुए थाईलैंड से श्रीलंका पहुंच गया और श्रीलंका से भारत आ गया और अब भारत से नेपाल जा रहा था? जितने इनोसेंट होकर इसने ये जानकारी एसएसबी के अधिकारियों को दी है, क्या कोई उसकी थ्योरी पर यकीन कर सकता है? जैसे एनआईए ने टिप मिलने के बाद मैथ्यूज वैन डाइक को पकड़ा था, वो भी कैसे भारत आया था? वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और फिर उसके साथ ही कोलकाता और लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़े गए थे। ये तो पहुंच चुका था म्यांमार बॉर्डर पर, लेकिन बाकी लोग म्यांमार बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और यहां यह समझना जरूरी है कि टूरिस्ट वीजा पर आया ये शख्स मैथ्यूज वैन डाइक बिना दस्तावेजों के, बिना परमिशन के म्यांमार बॉर्डर पर पहुंच गया था, जहां पर टूरिस्ट को जाना बैन है, जहां पर टूरिस्ट जा ही नहीं सकते, वहां पर वो पहुंच गया था। और उसके कितने खतरनाक मंसूबे थे, इसका खुलासा खुद एनआईए ने किया है। तो बिल्कुल वैसे ही क्या ये माना जाए कि इस जॉर्डन ब्राउन का भी कोई ना कोई लिंक है मैथ्यूज वैन डाइक से? क्योंकि मैथ्यूज वैन डाइक सीआईए का एजेंट है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है और बहुत सारे देशों में जाता है, जहां जहां तख्ता पलट करना होता है। सीरिया में वो जेल तोड़कर भाग निकला था, वहां भी पकड़ा गया था। और भारत में भी वो किसी ना किसी प्रोपेगेंडे के तहत, किसी ना किसी एजेंडे के तहत आया था। तो ऐसे में अमेरिकी नेवी का एक पूर्व नौसैनिक, स्पेशल फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाला नौसैनिक, क्या बिना किसी एजेंडे के भारत में यूं ही टहल रहा है, बिना दस्तावेजों के, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के? क्या वो किसी ऑपरेशन का हिस्सा है? क्या उसका और मैथ्यू वैन डाइक का ऑपरेशन एक ही है? और क्या उसके और मैथ्यू वैन डाइक जैसे और भी बहुत सारे सीआईए के ऑपरेटिव्स भारत में घूम रहे हैं? और फिर ये जो जॉर्डन ब्राउन है, ये नेपाल क्यों जाना चाहता था? नेपाल में ऐसा क्या है कि ये भारत से सीमा क्रॉस करके चोरी चुपके नेपाल जा रहा था? वहां पर इसके कौन से ऐसे आका बैठे हैं जिनसे इसको मिलना था? सवाल ये है। और जब ये पकड़ा गया है तो इसके पास एक पिट्ठू मिला है और 31,000 के आसपास कैश इसके पास से मिला है। और इसने ये भी खुलासा किया है कि उत्तराखंड की एक लड़की है चेतना, उससे इसकी शादी अक्टूबर 2024 को इटली में हुई थी। वो एक योग टीचर है, इसकी इटली में उससे मुलाकात हुई थी। ये सारे ऐसे खुलासे हैं जो जांच एजेंसियों को पता लगाना है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और फिर बेंगलुरु से इसका क्या कनेक्शन है? यहां पर यह समझना जरूरी है कि आईटी हब है बेंगलुरु और वहां पर पहले भी कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं। अभी याद कीजिए, कुछ महीने पहले एक और अमेरिकी नागरिक बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, जिसके पास से दर्जनों के हिसाब से एटीएम कार्ड बरामद किए गए थे। और वो ऐसे एटीएम कार्ड थे जिनसे भारत के अंदर 90 करोड़ रुपए विड्रॉ किए गए थे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एटीएम से। अकेले छत्तीसगढ़ में 7 से 8 करोड़ रुपए उन्हीं एटीएम्स के जरिए विड्रॉ किए गए थे। और छत्तीसगढ़ में क्या है, झारखंड में क्या है, सबको पता है। बड़े पैमाने पर वहां पर दूर दराज के जो आदिवासी इलाके, वहां पर कन्वर्जन रैकेट चलता है। तो क्या वो शख्स सिर्फ इसलिए बेंगलुरु आया था
ताकि वो उन एटीएम कार्ड्स को अलग अलग जगहों पर पहुंचा सके, अलग अलग एनजीओस को दे सके, अलग अलग एजेंसियों को दे सके, अलग अलग संगठनों को दे सके जिनके पास बाहर से फंडिंग आती है इसी तरह के प्रोपेगेंडे को चलाने के लिए, इसी तरह के रैकेट को चलाने के लिए। और ये सब भी तब हो रहा था जब भारत में एफसीआरए लाइसेंस बहुत सारी एनजीओस का रद्द हो चुका है, और अब तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आ रहा है जिसमें साफ है कि जिन भी एनजीओस के, जिन भी संस्थाओं के, जिन भी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की हो जाएगी। सरकार उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। और इस बिल के आने से अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, सब में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं भारत पर दबाव डालने के लिए। तो क्या ये बेंगलुरु में जो नागरिक आया था जिसके पास से एटीएम कार्ड मिले थे, ये सिर्फ इसलिए आया था कि उन एजेंसियों को पैसा पहुंचाया जा सके जिनके एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुके हैं? और क्या इस तरह के और भी बहुत सारे नागरिक भारत में आ रहे हैं टूरिस्ट वीजा पर घूमने के नाम पर, और इस तरह की संस्थाओं और एनजीओस को पैसा पहुंचाने के लिए? और क्या ये जो जॉर्डन ब्राउन है जो नेपाल सीमा से पकड़ा गया है, क्या ये भी इसी तरह के रैकेट का हिस्सा है? क्या इसका मैथ्यूज वैन डाइक और इस अमेरिकी नागरिक से कोई लिंक है? और क्या इसकी तरह के और भी सीआईए के एजेंट भारत में घूम रहे हैं? और बेंगलुरु में भी इससे पहले कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं, आईटी हब है वो। तो क्या यहां वहां पर किसी तरह के बड़े हमले की कोई योजना बनाई जा रही है? जो जॉर्डन ब्राउन ये कह रहा है कि उसका पासपोर्ट बेंगलुरु में एक शख्स के पास सुरक्षित रखा है, और बेंगलुरु में ही एक अमेरिकी नागरिक कुछ महीने पहले गिरफ्तार होता है जिसके पास से इतने सारे एटीएम कार्ड मिलते हैं, डेबिट कार्ड मिलते हैं। और म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर बैठकर तो मैथ्यूज वैन डाइक अपना प्रोपेगेंडा चला ही रहा था। तो ऐसे में जांच एजेंसियों का चौकन्ना होना लाजमी है कि किस मकसद से यहां पहुंचा था, क्या काम था इसका भारत में, समंदर के रास्ते क्यों आया, बिना दस्तावेजों के भारत में इतने दिन से कैसे रह रहा है? सवाल तो ये है। छुपते छुपाते भारत में आने की वजह क्या हो सकती है? अगर इसको घूमना ही था तो आराम से टूरिस्ट वीजा लेता और भारत में घूमता। और फिर पासपोर्ट बेंगलुरु में किसी शख्स को देने के पीछे की वजह क्या है? ये सिर्फ एक कहानी है या सच में वहां पर कोई है जिसको उसने अपना पासपोर्ट दिया? ये भी जांच का विषय है। और फिर अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जो भारत का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, वहां से डेनमार्क का एक नागरिक भी पकड़ा गया था। वो भी बिना दस्तावेज के था, बिना पासपोर्ट के था। वो वहां पर क्या कर रहा था? तो आप ये सोचिए कि राजस्थान में भारत पाक सीमा से डेनमार्क का एक नागरिक मिलता है, भारत नेपाल सीमा पर अमेरिका का एक पूर्व नौसैनिक मिलता है, बिना दस्तावेजों के, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के मैथ्यूज वैन डाइक पकड़ा जाता है भारत म्यांमार बॉर्डर से 6 यूक्रेनियन नागरिकों के साथ। उसके पास भी वैध दस्तावेज नहीं थे वहां जाने के। तो ये जो भारत की सीमाएं हैं, क्या यहां पर सीआईए ने अपने एजेंट्स को लगा दिया है? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है सीआईए की तरफ से? क्योंकि अमेरिका तो पहले ही भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, हर रोज एक नया प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ करता है। ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, एफसीआरए बिल रोकने की जो कोशिश है अमेरिका की, वो भी सिरे नहीं चढ़ पा रही है। और ऐसे में हो सकता है कि ये तो 2-3 लोग हमें नजर आ रहे हैं, मैथ्यूज वैन डाइक या ये जॉर्डन ब्राउन या वो डेनमार्क वाला। इसके अलावा और कितने ऐसे सीआईए के एजेंट, अमेरिका के एजेंट भारत में इस वक्त घूम रहे हैं बिना दस्तावेजों के, बिना पासपोर्ट के, बिना किसी वैध वीजा के? ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे। तो जिस तरह से मैथ्यूज वैन डाइक की गिरफ्तारी के बाद एनआईए चौकन्ना हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही जॉर्डन ब्राउन की गिरफ्तारी के बाद और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है भारत को, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा जो बॉर्डर लगता है वो पोरस है। इसी बात का फायदा उठाकर ये जॉर्डन ब्राउन नेपाल में घुसना चाहता था। अब नेपाल में वो किस लिए जा रहा था? नेपाल में कौन था जिससे वो मुलाकात करना चाहता था? क्या नेपाल में जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं, क्या वहां पर भी और आग लगाने की कोशिश की जा रही है सीआईए की तरफ से? तो कई सारे सवाल हैं
जो जॉर्डन ब्राउन की गिरफ्तारी के बाद उठ खड़े हुए हैं, और उन सारे सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियां जॉर्डन ब्राउन से पूछेंगी, अच्छे तरीके से उससे पूछताछ होगी। और क्या उसका मैथ्यूज वैन डाइक के साथ भी कोई लिंक है? सबसे बड़ा सवाल यह है। इससे साफ पता चलता है कि इसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। ये सिर्फ यहां पर भूले भटके तरीके से यहां नहीं पहुंचा था, इसकी मंशा कुछ और है। और जाहिर सी बात है, जांच एजेंसियां इसकी मंशा का पता भी लगा लेंगी। ये कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इसका पता भी लगा लेंगी। और दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपने एक एक नागरिक के लिए वो लोग सारे घोड़े खोल देते हैं, मैथ्यूज वैन डाइक को रिहा करवाने के लिए आप सोचिए किस तरह का प्रेशर अमेरिका भारत पर डालता रहा। लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई। सर्जियो गोर, जो अमेरिका के एम्बेसडर है भारत में, वो भी तो दौड़े दौड़े पहुंचे थे एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी मैथ्यूज वैन डाइक को रिहा करवाने के लिए। लेकिन मैथ्यूज आज भी एनआईए की कस्टडी में तिहाड़ जेल में बंद है। खाना पीना उसको कैसा चाहिए, इसका रोना रो रहा है। और अब दूसरा साथी उसका, वो भी बहुत जल्द तिहाड़ पहुंच जाएगा। लेकिन देखते हैं कि अमेरिका जॉर्डन ब्राउन की गिरफ्तारी पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ये अमेरिकी नेवी में काम कर चुका है, स्पेशल फोर्सेस के साथ काम कर चुका है। इसीलिए जो ये बोल रहा है उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसियों को पूरी तह तक जाना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये किस मकसद से भारत में आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।